हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की जो क्लास रहेगी 21 से 25 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आज की इस क्लास का हमारे स्क्रीन पे है। और जून महीने की अगर हम लोग बात करें तो जून महीने का 56वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो क्या बोला गया है। हाउ मच पॉलिसी बेस्ड लोन अमाउंट हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक to strengthen health system preparedness and capacity to respond to future pandemics in India। ठीक है, क्या कह रहा है ये हिंदी में समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत में भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और क्षमता को मजबूत करने के लिए नीति आधारित कितनी ऋण राशि को मंजूरी दी है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लोन दिया गया है। लोन क्यों दिया गया है ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। कितने अमाउंट का लोन दिया गया है ये पूछा गया है। लोन अमाउंट का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से आप लोग इसको सुनिएगा, समझिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 170 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर सी। 170 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 170 मिलियन यूएसडी का पॉलिसी बेस्ड लोन अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है? जिससे कि भारत में जो भविष्य की बीमारियां हैं उनसे निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और क्षमता को और मजबूत किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें क्वेश्चन में ही बताई गई हैं। ठीक, ये लोन जो है वो स्मार्ट हेल्थ सब प्रोग्राम 1 के तहत इंडिया की नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को सपोर्ट करेगा। ठीक है ना, मैं इस सेंटेंस को, इस लाइन को फिर से बोलूँगा और ध्यान से आप लोग फिर से सुनिएगा। ये जो भी लोन है ये स्मार्ट हेल्थ सब प्रोग्राम 1 के तहत इंडिया की नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को सपोर्ट करेगा। स्मार्ट हेल्थ सब प्रोग्राम 1, इन सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं। जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, वो चीज़ें कराई जाएंगी। सब चीज़ पढ़ना ही नहीं होता, कुछ चीज़ छोड़ना भी होता है, तो अननेसेसरी टाइम हम लोग नहीं ख़राब करेंगे। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको सुनो आप लोग। ठीक है, तो ये लोन के बारे में बता दिया गया। और ये जो भी लोन होगा ना, इसके तहत में इनिशियली शुरुआत के टाइम पे 5 राज्यों में, इनिशियली 5 स्टेट्स में, 5 राज्यों में पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज़ को मैनेज किया जाएगा। साथ ही साथ में जो भी डिस्ट्रिक्ट क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स हैं, मतलब कि जो भी हर ज़िले में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स ब्लॉक्स हैं, उनको भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, उनको मैनेज भी किया जाएगा। ठीक है, ये सारा काम इस लोन अमाउंट की मदद से किया जाएगा। ठीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है और आप सबको इसका हेडक्वार्टर पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मंडालुयांग, मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मसात्सुगु असाकावा ये इसके क्या हो जाएंगे? प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी अभी तक। आगे बढ़ते हैं। इन कोलेबोरेशन विद NPCI विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च द रुपे वेब क्रेडिट कार्ड एम्पावरिंग कस्टमर्स विद UPI पावर ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, क्या कह रहा है? NPCI के सहयोग से किस बैंक ने हाल ही में रुपे वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो कि ग्राहकों को UPI संचालित लेन देन के साथ सशक्त बनाता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है फिर से समझते हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया, पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर हम लोग चीज़ों को और ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। फेडरल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फेडरल बैंक ने NPCI के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में रुपे वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है, जिससे कि UPI पावर ट्रांजैक्शंस को, UPI संचालित लेन देन को और ज़्यादा मतलब कि ग्राहकों को UPI संचालित लेन देन के लिए एम्पावर्ड किया जा सके। ठीक है, तो फेडरल बैंक इसका ये आंसर हो जाएगा। सही उत्तर इसका फेडरल बैंक हो जाएगा। और जो ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, ये इसका पूरा नाम क्या है? बस फेडरल, इसी के आगे फेडरल लगा देना है, यानी कि फेडरल रुपे वेब क्रेडिट कार्ड नाम से इसे जो है लॉन्च किया गया है। और ये रुपे नेटवर्क पर लॉन्च किया गया है। अगर यहाँ पर रुपे लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि रुपे नेटवर्क पर है, वीज़ा मास्टर कार्ड पे ये नहीं है। कार्ड होल्डर अपने रुपे वेब क्रेडिट कार्ड का रुपे वेब क्रेडिट कार्ड को प्रेफर्ड UPI ऐप से लिंक करके ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है ना,
डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यूपीआई ऐप्स आ चुके हैं। तो जो भी कार्ड होल्डर का प्रेफर्ड होगा, जो वो हमेशा से यूज करता आ रहा होगा, जिसमें उसका कंफर्ट लेवल बढ़िया होगा, उसी के साथ में वो लिंक करके ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकता है। बाकी कार्ड के बेनिफिट वगैरह ये सब चीज़ें जानने के लिए हम लोग नहीं जाएंगे उस साइड में, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि फेडरल बैंक इसका सही उत्तर है। तो इसका हेडक्वार्टर वगैरह हम एक बार मैं बता दे रहा हूँ। वैसे आपको सबको आता है, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप बहुत ही समझदार और बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये शक्तिमान टाइप वाली अभी तक आप लोगों को याद हो गई होंगी। नहीं याद है तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, आप लोगों को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाना होगा, ठीक है। फिलहाल फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? अलुवा, केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है ना। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर जो है ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। फेडरल बैंक के बारे में मैंने बता दिया। ऑप्शन में यस बैंक है, एक्सिस बैंक है और कर्नाटका बैंक है। तो इनके बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको एटलीस्ट ये तो पता होंगी ही इनके बारे में। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनका टैगलाइन क्या है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद रिया मनी ट्रांसफर टू ऑफर यूनिक रेमिटेंस सर्विसेज अक्रॉस रूरल इंडिया? हाल ही में किस बैंक ने ग्रामीण भारत में अनूठी प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन दिया गया है आप लोगों के सामने। सही उत्तर की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि रूरल इंडिया के जो भी कस्टमर्स हैं उनको यूनिक रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। इस पार्टनरशिप का जो मुख्य उद्देश्य है वो इंडिया के रिमोट एरियाज़ के जो भी कस्टमर्स हैं उनको कन्वीनियंट और उनको अफोर्डेबल डोर स्टेप फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना भी है। इस कोलैबोरेशन के हो जाने के बाद में इनिशियली शुरुआत के टाइम पे 25,000 से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेस के माध्यम से, ठीक ना, इस कोलैबोरेशन के हो जाने के बाद में इनिशियली 25,000 से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेस के माध्यम से इंटरनेशनल इनवर्ड मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज ऑफ़र की जाएंगी। इंटरनेशनल इनवर्ड मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज ऑफ़र की जाएंगी। ये इसके मतलब हो जाने के बाद में, इस कोलैबोरेशन के हो जाने के बाद में कहाँ से ऑफ़र की जाएंगी? 25,000 से भी ज़्यादा लगभग पोस्ट ऑफिसेस के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर जिक्र हुआ है IPPB का। तो IPPB का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आपका बैंक आपके द्वार, आपका बैंक आपके द्वार, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। IPPB के बारे में मैंने बता दिया। कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ठीक है। इनके MD एंड CEO कौन है, अगर किसी किसी में डायरेक्टर्स भी हो रहे हैं तो कौन उनका डायरेक्टर है, ठीक है। ये चीज़ें याद कर लो। हाल फिलहाल में कोई इन बैंकों ने कोई बैंक एश्योरेंस किया हुआ है तो वो याद कर लो, कोई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है तो वो याद कर लो, कोई GDP प्रोडिक्शन अगर इनके द्वारा आई है तो वो याद कर लो, किसी सैन्य दल के साथ में, जैसे कि आर्मी के साथ में, इंडियन आर्मी के साथ में, इंडियन नेवी के साथ में, BSF के साथ में, CRPF के साथ में, इस तरीके के किसी भी आर्मीज़ के साथ में या फिर अर्धसैनिक बल के साथ में अगर इन लोगों ने कोई डिफेंस सैलरी अकाउंट वगैरह ओपन किया हुआ है तो वो याद कर लो। इस तरीके से चीज़ों को याद किया करो, ठीक है ना। इस तरीके से जब एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चीज़ें याद कर लोगे ना तो आपको फिर भूलने वाली जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब भी कोई बैंक के याद आए, बेसिक चीज़ें होती हैं, उसका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD एंड CEO, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसके बाद में और डीप में कितना जा सकते हैं उस बैंक से संबंधित हाल फिलहाल में आपने और क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है आपने। अगर उस बैंक के MD एंड CEO ने कोई बुक लॉन्च की है तो याद कर लो, कोई डिफेंस सैलरी पैकेज वगैरह लॉन्च किया है तो वो याद कर लो, कोई बैंक का एश्योरेंस किया हुआ है तो याद कर लो, कोई बैंकें होती हैं जिनकी अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी होती हैं, मतलब जो अपना अनुमान लगाती हैं GDP प्रेडिक्शन वगैरह का, वो याद कर लो। तो इस तरीके से जब आप याद करेंगे तो चीज़ें आपको याद भी रहेंगी, कहीं पे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। आप दूसरे स्टूडेंट के कंपेरिजन में कहीं अपने आप को अलग ही पाओगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है सही तरीके से पढ़ने का, जिससे कि चीज़ें याद रहें। चलो आगे बढ़ते हैं।
In order to operate as a payment aggregator, which payment solution provider has recently received final approval from the RBI? भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए किस भुगतान समाधान प्रदाता को हाल ही में RBI से अंतिम मंजूरी मिली हुई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर हो जाएगा सब पैसा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या हो जाएगा? सब पैसा, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही इसमें करेंगे। Who has recently been appointed as chairman of the भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं, अखिल गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which bank has recently approved to acquire additional equity share of Max Life Insurance for ₹336 करोड़, यानी कि 336 करोड़ रुपए? हाल ही में किस बैंक ने 336 करोड़ रुपए में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अतिरिक्त इक्विटी शेयर हासिल करने को मंजूरी मिली हुई है? ठीक है ना, मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एडिशनल इक्विटी शेयर एक्वायर करने का अप्रूवल दे दिया है। और ये जो एडिशनल इक्विटी शेयर किया जाएगा, एक्वायर किया जाएगा, कितने रुपए में किया जाएगा? 336 करोड़ रुपए में किया जाएगा। कितना एक्विजिशन किया जाएगा? इस एक्विजिशन के हो जाने के बाद में अभी जो 19.02% की हिस्सेदारी है वो बढ़कर 19.99% हो जाएगी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक की। ध्यान रखना, एक्सिस बैंक एक्वायर करने जा रहा है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, तो एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी 19.02% से बढ़ के 19.99, 19.02% से बढ़ के 19.99% हो जाएगी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी। और ये जो हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया 336 करोड़ रुपए में किया गया, ये भी आप लोग याद रखना। हाउ मच fine has recently been imposed by the India's Financial Intelligence Unit on the Binance Holdings Limited for violating the India's anti-money laundering regulation? भारत की वित्तीय खुफिया इकाई ने हाल ही में भारत के धन शोधन विरोधी विनियमन का उल्लंघन करने के लिए बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ है कि बियांस होल्डिंग लिमिटेड है, कंपनी है, और इसके ऊपर अभी जो है फाइन इम्पोज किया गया हुआ है। किसके द्वारा? फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। क्यों फाइन लगाया गया है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन का वायोलेशन करने के कारण। कितने का फाइन लगाया गया, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 18.82 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 18.82 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन द सोनाली बैंक PLC फॉर नॉन कंप्लायंस इशू इंक्लूडिंग लोन्स एंड एडवांसेस एंड KYC नॉर्म्स? हाल ही में RBI ने ऋण और अग्रिम तथा KYC मानदंडों सहित गैर अनुपालन मुद्दों के लिए सोनाली PLC बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। उत्तर इसका जानते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 96.4 लाख रुपीज़, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। RBI के द्वारा सोनाली बैंक PLC पर 96.4 लाख रुपीज़ का अभी हाल ही में मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है। और ये पेनल्टी क्यों लगाई गई है? लोन एंड एडवांसेज और KYC नॉर्म्स का पालन नहीं करने के कारण ये लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू इन्हेंस साइबर सिक्योरिटी इन द फाइनेंशियल सेक्टर व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड ए MOU विद द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT.in। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, देखो इसमें क्या किया गया है कि एक MOU साइन किया गया है। किसके द्वारा साइन किया गया है? किसके साथ साइन किया गया है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ में। अब ये MOU किसने साइन किया है, ये इसमें पूछा गया है। और ये MOU जो साइन किया गया है, क्यों किया गया है? इनहेंस द साइबर सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र में साइबर सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए ये MOU साइन किया गया है
इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ। अब किसने ये एमओयू साइन किया ये आपको बताना है। ऑप्शन में देखो कई सारे नाम दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्टर कार्ड इंडिया, यानी कि मास्टर कार्ड इंडिया ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिससे कि फिनेंशियल सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को इन्हेंस किया जा सके। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर हम लोग सर्ट इन की बात करें, यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की अगर हम लोग बात करें, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है और इसी ने भी हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ था। क्यों एमओयू साइन किया था ये क्वेश्चन में ही कई बार बता दिया हूँ मैं अभी तक आप लोगों को, और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत इसकी नहीं है। Which bank's license has recently been cancelled by the RBI due to inadequate capital? हाल ही में आरबीआई ने अपर्याप्त पूंजी के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। सिटी कोऑपरेटिव बैंक मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सिटी कोऑपरेटिव बैंक मुंबई महाराष्ट्र का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में कैंसिल कर दिया गया इनएडिक्वेट कैपिटल के कारण, यानी कि पर्याप्त पूंजी ना होने के कारण, यानी कि अपर्याप्त पूंजी के कारण। ठीक है, अब लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया तो लिक्विडेशन वगैरह वाला जो प्रोसेस है वो होगा। ठीक है, तो लिक्विडेशन का जो प्रोसेस होगा, लिक्विडेशन के इस प्रोसेस के दौरान DICGC से कितने पैसे मिलते हैं ग्राहकों को, ये आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो गूगल वगैरह कर लेना। बाकी जो है DICGC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैंने ब्रांच बैंकिंग वाले सेक्शन में ऐड कर दिया है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि लास्ट ईयर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, वो ऐसे नहीं पूछा गया था कि 5 लाख रुपए वाला ये जो लिमिट है। ठीक है ना, जो MCQs मैंने आपको फ्रेम किया हुआ है ब्रांच बैंकिंग वाले सेक्शन में, ठीक है, DICGC से रिलेटेड, वहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर GBO के एग्ज़ाम में। तो जो लोग ढंग से पढ़े हुए थे, जो लोग ब्रांचेज में काम करने के समय सही से एक्टिवली काम करते हैं, वो लोग तो कर लिए थे, और जो लोग डायरेक्ट ऐसा मतलब स्पून फीडिंग चाहते हैं कि डायरेक्ट मास्टर साहब वही पढ़ाएं, एकदम वैसे पढ़ाएं जो पेपर आउट कर दें, तो वो लोग नहीं कर पाए थे। तो उसी बार जो पिछली बार का पैटर्न था, हम लोग करते क्या हैं कि हर साल अपने कंटेंट को अपडेट करते हैं। हर साल IBPS जैसे पेपर का पैटर्न बदलता है, उसी हिसाब से हम लोग अपने कंटेंट को अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर तक मैं क्या करता था कि ब्रांच बैंकिंग नहीं कराता था, लेकिन लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ उसमें देख के मुझे ये पता चला कि IBPS ने जो है वो, क्योंकि GBO का एग्ज़ाम, स्केल 3 का एग्ज़ाम, SBI CBO का एग्ज़ाम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्ज़ाम, इन सभी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये एक्सपीरियंसड बेस्ड होते हैं। तो जो एक्सपीरियंसड बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आपसे पूछता है, वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम करता है ये। ठीक है, PO क्लर्क में तो नहीं पूछा जाएगा कई बार, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस बेस्ड एग्जाम होते हैं वहाँ से मतलब उन एग्ज़ाम्स के लिए RBI एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चंस पूछता है। तो इस एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चंस को कवर करने के लिए एक अलग से सेक्शन हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगली साल मतलब इस बार 2024 में जो कोर्स लॉन्च करेंगे उसमें ब्रांच बैंकिंग भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ब्रांच बैंकिंग वाला जो सेक्शन है वहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी MCQs हैं वो मैंने करा दिया है, वहाँ से जाके आप लोग देखिएगा। और भी बहुत तरीके के ब्रांच बैंकिंग में MCQs में डाल रहा हूँ, डायरेक्ट आप उसको पढ़ लेना, वहाँ से 1 लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अगर लास्ट ईयर वाला जैसा पैटर्न रहा, अगर इस बार IBPS ने कुछ चेंजेस नहीं किया तो। ठीक है, इसके साथ साथ में एक अलग से सेक्शन भी आप लोगों के लिए मैंने बना दिया है वीडियो कोर्सेज में, इंपॉर्टेंट टॉपिक करके, वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों को कवर करा रहा हूँ थ्योरी वाले फॉर्म में, और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पिछले एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए वो भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतनी मेहनत मैं अपनी साइड से कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी अब अंदाज़ा लग गया होगा आप लोगों को इसके बाद में कि कितनी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी अच्छे नंबर ले आने के लिए। ठीक है ना, तो ब्रांच बैंकिंग में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ध्यान से आप लोग उसको पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसको छोड़ देने की भी ज़रूरत है, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे डायरेक्ट। एक बार अगर आप लोग रीडिंग भी कर लोगे एग्जाम से पहले उन सारी चीज़ों का, तो एग्जाम में अगर चीज़ें आएंगे, ऑप्शंस आप लोगों के सामने आएगा तो ब्लिंक करेगा कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, और इसके साथ साथ में एक सजेशन, एक सलाह मुफ्त में आप लोगों के साथ और रहेगी आप लोगों के लिए कि जो भी आप लोग बैंकों में काम कर रहे हो, जो भी आपकी प्रोफाइल है, जो भी टेक्निकल काम वहाँ पे कर रहे हो, उसको भी आँख कान नाक गला
सब कुछ खोल के ढंग से करो, क्वेश्चन वहाँ से भी बन रहे हैं। डायरेक्ट करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे, पेपर का लेवल टफ होता जा रहा है। डरा नहीं रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ, सही चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ में आप लोगों को भी मेहनत करनी होगी। फिलहाल सही उत्तर इसका सिटी कोऑपरेटिव बैंक मुंबई, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ its stake in AU Small Finance Bank has recently sold by Westbridge Capital for the rupees 845.10 crores through an open market operation। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में समझ लेते हैं। वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खुले बाजार लेन देन के माध्यम से 845.10 करोड़ रुपए में बेची है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। सही उत्तर जो हो जाएगा 1.75%। ठीक है, 1.75%, यानी कि वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1.75% अपनी हिस्सेदारी 845.10 करोड़ रुपए में ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू सेल आउट कर दिया है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये स्टेक बेचने के बाद में वेस्टब्रिज कैपिटल का स्टेक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3.82% से घटकर 2.07% हो गया है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। In order to promote digital financial inclusion across one district, one product producer and sellers, which fintech company has recently collaborated with Invest India। यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादकों और विक्रेताओं में डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है, सहयोग किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। ये क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत पे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भारत पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो भी प्रोड्यूसर्स हैं और जो भी सेलर्स हैं, ठीक है, और उनके लिए डिजिटल फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए भारत पे ने अभी हाल ही में कोलैबोरेशन किया हुआ है। किसके साथ में? इन्वेस्ट इंडिया के साथ में। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूँ, डीप में नहीं जाऊँगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़रूरी नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक इनिशिएटिव है। इसके तहत प्रत्येक ज़िले से किसी न किसी एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, जो भी उस ज़िले की खास पहचान होती है, जिस भी चीज़ का उस पर्टिकुलर ज़िले में प्रोडक्शन होता है, जिसके लिए वो जाना जाता है, उसको डेवलप किया जाता है। उसको डेवलप करने के साथ साथ जो उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग हैं उनको एम्पावर किया जाता है, उनको डिजिटली सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि वो लोग अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकें, निर्यात कर सकें, बाहर बेच सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली ODOP की बात हो गई। और अभी तक टोटल की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 761 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना, 761 जिले से 1102 प्रोडक्ट को डेवलप किया जा चुका है। ठीक है ना, यानी कि अभी तक की टोटल अगर हम लोग बात करें तो 761 डिस्ट्रिक्ट से 1102 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जा चुका है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी भारत पे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फ्रॉम द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA फॉर मैक्सिमम इनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना? क्या कह रहा है ये? हाल ही में किस बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत अधिकतम नामांकन के लिए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सही उत्तर जो इसका हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक यानी कि KBGB इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो KBGB बैंक है ये किसके द्वारा स्पॉन्सर है? कैनरा बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड बैंक है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। 2023-24 के दौरान KBGB ने 86,350 API यानी कि अटल पेंशन योजना अकाउंट इनरोल किए हुए थे, जबकि इसका जो टारगेट था वो सिर्फ और सिर्फ 7,932 का ही था, लेकिन इसने 86,350 अटल पेंशन योजना अकाउंट में मतलब इनरोल किया हुआ था। ठीक है, और अगर अब तक के टोटल की बात की जाए तो टोटल अभी 4.27 लाख से भी ज़्यादा
कंबाइंड अकाउंट ओपन किए गए हैं केवीजीवी के द्वारा एपीआई के अंडर। इसके साथ साथ केवीजीवी ने पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित एवरेज 100 अकाउंट पर ब्रांच, ठीक है ना, 100 अकाउंट पर ब्रांच का जो टारगेट था उसको भी पार कर लिया है और एवरेज 137 खाते खोले हुए हैं, जो कि साउथ इंडिया के सभी बैंकों में सबसे अधिक है। फिर से सुनो इस लाइन को, ठीक है ना। अवार्ड तो इसको मिला सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। पीएफआरडीए के द्वारा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को अवार्ड मिला। क्यों मिला? अटल पेंशन योजना के तहत में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट करने के कारण। कितना एनरोलमेंट किया? 86,350 एनरोलमेंट किया। टारगेट कितने का था? 67,932 का था। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई। लेकिन इसके साथ साथ केवीजीवी ने पीएफआरडीए के द्वारा जो 100 अकाउंट पर ब्रांच ओपन करने का टारगेट था उसको भी पार कर लिया और एवरेज 137 अकाउंट पर ब्रांच खोले हुए हैं, जो कि साउथ इंडिया में सभी बैंकों के बीच में सबसे अधिक है। इससे ज़्यादा किसी और बैंक ने नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा सा अटल पेंशन योजना के बारे में जानेंगे हम लोग। यहाँ पे एपीवाई की बात हो रही है, अटल पेंशन योजना के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो अटल पेंशन योजना बेसिकली एक स्वैच्छिक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो मेन मोटो है, वो जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, जो भी असंगठित क्षेत्र हैं, उनके श्रमिकों के बीच में जो रिस्क है, जो फिनेंशियल सिक्योरिटी वाला रिस्क है बुढ़ापे में, उसको कम करना है इसका बेसिकली मेन उद्देश्य। ठीक है, अटल पेंशन योजना का। और ये जो अटल पेंशन योजना है, ये नेशनल पेंशन सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के तहत में पीएफआरडीए के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पीएफआरडीए के द्वारा ये जो एपीवाई है यानी कि अटल पेंशन योजना है, किसके द्वारा ये इम्प्लीमेंटेड है, तो उस कंडीशन में पीएफआरडीए हो जाएगा। ये पूछ लिया अगर कि किसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के तहत में, तो नेशनल पेंशन सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के तहत में ये पीएफआरडीए के द्वारा इम्प्लीमेंटेड है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट इसको कर रहा हूँ। ठीक है, और इस स्कीम में इनरोल करने की जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है। ठीक है, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स, 40 साल अधिकतम। और जैसे ही 60 साल आप लोगों का पूरा हो जाएगा, 60 साल पूरा होने के बाद में पेंशन स्टार्ट हो जाएगी और ये गारंटीड पेंशन रहेगी। और ये पेंशन जो है 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक के बीच में रहेगी। जितना जितना आप लोग जमा उमा किए रहोगे जिस हिसाब से, उस हिसाब से ये पेंशन आपको मिलेगी। कम से कम 1,000 का तो मिलेगी ही, बाकी मैक्सिमम 5,000 रुपये तक रहेगा। और ये जो पेंशन रहेगी, मंथली पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि अटल पेंशन योजना भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, अवार्ड क्यों दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। केवीजीवी के यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो केवीजीवी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? धारवाड़, कर्नाटका में है। ठीक है ना भैया। अब केवीजीवी का एमडी एंड सीईओ कौन है? मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गया हूँ। केवीजीवी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? ये मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गया हूँ। क्या किसी 2-3 बैंकों को मर्ज करके केवीजीवी का गठन किया गया था? ये भी मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं भूल गया हूँ। एचडीएफसी बैंक का अभी एमडी एंड सीईओ कौन है? मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं भूल गया हूँ। तो ये जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं भूल गया हूँ। ठीक है ना। तो भैया ये चीज़ आप लोग मुझे याद करा दो। अगर यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में देख रहे हो तो कमेंट कर दो, पेड क्लासेस में देख रहे हो तो गूगल कर लो, देख लो। मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये सारी चीज़ें याद करा दो आप लोग। थोड़ी बहुत मेहनत खुद से भी कर लो। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। 25 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, जहाँ पर हम लोग 26 से लेकर 30 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ब्रांच बैंकिंग में जो कंटेंट मिल रहा है पढ़ते जाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक में अलग से मैं एक सेक्शन बना दिया हूँ, वहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं वो पढ़ते जाइए। क्विज़ेस जो फ्री में मिल रही हैं, ऐप डाउनलोड करिए, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और कर लिए हैं उसके बाद में भी क्विज़ नहीं दे रहे हैं तो ये ज़्यादा शर्माना, ज़्यादा साई नेचर होना, ज़्यादा मेच्योर बन जाना कि छोटी मोटी क्विज़ेस मैं कैसे करूँगा, मैं तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में फोड़ के आऊँगा। इन सब मोह माया से बाहर आइए। ठीक है, क्विज़ेस वगैरह में पार्टिसिपेट करिए और अपने प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, परीक्षार्थी प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाके क्विज़ेस वगैरह में आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। ठीक, बात को ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे।